जानकी ने अपने बेटे अमित की शादी की थी। जानकी की बहू काजल बहुत सुंदर थी और जानकी की बहू की हर कोई तारीफ कर रहा था। बहू, तुझे पता है ना, पूरे मोहल्ले वाले मेरी तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या सुंदर चांद सी बहू लेकर आई है जानकी। मैं भी बहुत खुश हूँ। बहू, सच में तू तो बहुत सुंदर है। तारीफ करने के लिए धन्यवाद माँ जी। वैसे आप क्या कह रही हैं? शाम का खाना मैं नहीं बना सकती। नहीं नहीं, तुझे तो अभी एक सप्ताह तक आराम करना है, जब तक तेरे हाथों की मेहंदी नहीं उतर जाती। वैसे हमारी पड़ोसन विमला कह रही थी, बहू जितनी सुंदर होती है घर में उतना ही कलेश होता है। तो कहीं बहू तू सुंदर होने का फायदा तो नहीं उठाएगी ना? बिल्कुल नहीं माँ जी, बल्कि मुझे तो घर का काम, खाना बनाना ये सब बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगभग 6 साल तक नौकरी करी है मैंने। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर का काम अच्छे से कर सकती हूँ। अगर ऐसा है बहू, फिर तो मैं हर किसी को जवाब दूंगी। तू देख लेना, कोई मुझे बोल कर तो देखे कि मेरी सुंदर बहू आगे चलकर मेरा ध्यान नहीं रखेगी, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। माँ जी, एक सप्ताह तो बहुत ज्यादा होता है। तब तक मैं तो पूरी तरह बोर हो जाऊंगी घर में बैठे बैठे, और कोई काम भी नहीं कर सकती क्या मैं? बिल्कुल भी नहीं बहू, तुझे घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाना जब तक तेरी मेहंदी अच्छे से उतर न जाए। तू घर का काम तो सारी जिंदगी करती रहेगी, लेकिन अभी कुछ दिनों तक तू आराम कर और अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को खुलकर जी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे। अभी मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहने के बाद काजल अपने कमरे में चली जाती है और जानकी बरामदे में बैठी सब्जियां काट रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे क्या बात है, बहू के आने के बाद तू काम कर रही है? लगता है चैन नहीं लेना तुझे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं विमला, तूने सुबह भी मुझे भड़काया था। तो अभी मैंने अपनी बहू से पूछा कि बहू कहीं तू कुछ दिनों बाद बदल तो नहीं जाएगी ना? तो बहू ने कहा बिल्कुल भी नहीं माँ जी, और तू आकर मेरे कान भर रही है। अरे बहू को ब्याह के लेके आई हुई है तो घर के काम कराओ उससे, ना कि तू खुद कर। और मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि अपनी बहू से करा। तू मेरे पे क्यों भड़क रही है? बहू को अभी घर का काम करने में एक सप्ताह बाकी है, क्योंकि उसके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी है। और जैसे ही मेहंदी उतर जाएगी वो जिंदगी भर काम करती रहेगी। खाना बनाना, पोछा लगाना, सबको खाना खिलाना, सबकी जिम्मेदारी, बहुत सारी चीजें हैं। अरे हाँ, तू ठीक कह रही है। वैसे अपनी बहू की पहली रसोई की रस्म में मुझे बुलाना मत भूलियो। आखिर तेरी बहू क्या बनाती है, मैं भी तो चखूं। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुझे बहू की पहली रसोई की रस्म में याद कर लूंगी। अब ना ज्यादा कान भरने की जरूरत नहीं है। विमला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जानकी घरों के काम में लग जाती है। खाना बनाना, खाना खिलाना, ये सब जानकी को ही करना था, वो भी एक सप्ताह तक। उसके बाद तो जानकी की बहू घर का सारा काम करने के लिए तैयार थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और काजल की शादी को लगभग एक सप्ताह बीत चुका था और काजल के हाथों की मेहंदी भी उतर चुकी थी। ऐसे में जानकी अपनी बहू काजल से कहती है, बहू तुझे खाना पीना बनाना तो आता है ना? और घर के काम काज तो तू कर लेती है ना? मुझे सब कुछ आता है, आप चिंता मत कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाएगी ना तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे काम अच्छे से आता है। फिर तो मैं बिना मतलब परेशान हो रही हूँ कि ना जाने मेरी नई नवेली बहू घर के काम कैसे करेगी। बहू तुझे घर का काम तो आता है। काजल अब अपनी पहली रसोई की रस्म में लग जाती है, जिसमें काजल 5 तरह की खीर बनाती है। और जब वो खीर बना रही होती है तो उसकी खुशबू से जानकी बरामदे में बैठी अपनी बहू की तारीफ कर रही होती है। अरे क्या बात है, बहू के हाथों की बनी खीर की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। अगर विमला तक ये खुशबू पहुँची तो वो तो अभी से आकर बैठ जाएगी। काजल किचन में खाना बनाने में लगी होती है। तभी देर शाम जानकी का बेटा अमित भी घर पर आ जाता है और अमित के आने के बाद ही विमला का आना भी जानकी के घर पर होता है। अरे जानकी, तेरे घर से खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है। मैंने सोचा कि तेरी तैयारी पूरी हो गई होगी, तभी मैं भाग भाग के तेरे घर आ गई। कहीं खाना तो खत्म तो नहीं हो गया? बहुत अच्छा किया तूने जो समय पर आ गई। तेरे जितना लालची नहीं है कोई कि खाना खत्म हो जाएगा और तुझे न्योता देने के बाद भी तेरे लिए कुछ रखा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ अमित किचन में जाता है और अपनी पत्नी को खाना बनाते हुए देखकर उसे बड़े ही प्यार से कहता है, क्या बात है, आज तो सबके लिए खाना बनाया जा रहा है, वो भी बहुत प्यार से। जितनी प्यारी तुम हो ना, उतने ही प्यार से तुम खाना बना रही हो सबके लिए। हाँ बिल्कुल, आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, पर ये तो बताओ तुम्हें कोई मदद चाहिए? मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ?
हाँ बिल्कुल चाहिए। आप बस इतना कीजिए, ये सारी खीर आप टेबल पे लगा दीजिए, बाकी खाना मैं लेकर आती हूँ। अरे ये खीर को अलग अलग कटोरी में क्यों रखना है? एक ही कटोरी में रख दो ना। अजय आपको पता नहीं है, ये अलग अलग खीर है। मैंने अपनी पहली रसोई में 5 तरह की खीर बनाई है। 5 तरह की खीर बनाई है तुमने? वाह, आज तो माँ खुश हो जाएंगी। अब अमित टेबल पर 5 तरह की खीर लगाता है और सभी साथ में बैठते हैं। साथ में पड़ोसन विमला भी होती है। विमला इतना सारा खीर देखकर जानकी की बहू से कहती है, अरे बाप रे, कितनी सारी खीर बनाई है तेरी बहू ने। अरे जानकी देख तो, मेरा तो मन देख के ही खुश हो गया। बहू इतनी तरह की खीर बना रखी है तूने। देखकर लग रहा है कि अलग अलग तरह की खीर बनाई है। हाँ माँ जी, पूरी 5 तरीके की खीर बनाई है मैंने। बादाम खीर, चावल की खीर, सेवैया खीर, साबूदाना खीर और कैरेट खीर। अरे बाप रे बहू, तूने इतनी तरह की खीर बना रखी है। अब खा के देखना चाहिए मुझे कि कैसी बनाई है तूने। हाँ हाँ बहू, अब खाकर ही पता चल जाएगा कि खीर बना कैसा है। खीर तो वाकई बहुत अच्छी बनी है। माँ विमला काकी, आप लोग भी बताइए कैसी लगी आप लोगों को खीर? अरे बहू, क्या खीर बनाई है तूने। 5 तरह की खीर खाकर ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार मैंने खीर इतनी अच्छी खाई हुई है और बहुत ही अच्छा स्वाद आया है। अरे जानकी, तू तो धन्य हो गई है। तेरी बहू ने तो 5 तरह की खीर बना रखी है। बिल्कुल ठीक कह रही है विमला तू। मैंने तो सोचा था कि मेरी सुंदर बहू को कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन ये तो कलाकार निकली। जो कह लो वो ही बनाना आता है इसको। वैसे बहू, कुछ भी अच्छा बनाएगी ना तो मुझे ना जरूर बुलाइयो। वैसे भी मैं तेरी पड़ोसन हूँ। अगर ना जानकी मना भी करे ना, तभी भी मुझे याद कर लियो। वैसे भी ये तो मुझे घर पे देखना भी नहीं चाहती है। क्या करे, ये तो बुढ़ी हो गई है, सठियाई जाती है। आप लोगों को खीर पसंद आई ना, यही काफी है मेरे लिए। वैसे मैं पैसों के मामले में बड़ी कंजूस हूँ, लेकिन सच कहूँ तेल लेना शगुन लेके आई हूँ मैं। और खीर खाने के बाद तेरे को शगुन देना तो बनता ही है। क्या बात है विमला, आज पहली बार सच में तूने पैसे निकाले हैं, वरना तो तुझसे 1 रुपए नहीं निकलता है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप दे रही हैं तो मैं मना नहीं करूँगी। हाँ हाँ बहू, ले ले। वैसे भी विमला पैसों के मामले में बहुत कंजूस है, ये जल्दी पैसे वैसे नहीं निकालती है। जानकी अपनी बहू काजल से बहुत खुश थी। काजल जितनी सुंदर थी उतनी ही गुणवान भी थी। उसे घर का काम, खाना पीना सब कुछ आता था और काजल के मोहल्ले वाले भी खूब तारीफ करते थे, खासकर विमला, जिसने उसके हाथों की 5 तरह की खीर खाई थी और वो सारे मोहल्ले में जाकर बताती थी कि उसने काजल के हाथों की 5 तरह की खीर खाई है। शांति अपने बेटे रंजीत की शादी के लिए काफी समय से परेशान थी। शांति ने अपने बेटे रंजीत के लिए कई लड़कियां देखी, लेकिन किसी न किसी वजह से वो रिश्ता हो ही नहीं पाता। एक रोज शांति घर में काम करके बैठी ही होती है कि तभी शांति के घर विमला का आना होता है। क्या बात है शांति, तेरे घर का कामकाज हो गया क्या? मेरी बहू तो कर रही है, मैंने सोचा थोड़ा तुझसे मिलकर हालचाल पूछ लूं। हाँ, घर का काम तो हो गया, अब दुकान जाना है, लेकिन ना जाने पैरों में इतना दर्द क्यों हो रहा है। अच्छा, मैं तो तुझसे कह कहकर परेशान हो गई हूँ। अपने बेटे की शादी कर ले और इन घर के कामों से चैन पा। एक तो तू सुनती नहीं है। विमला, ये तू कैसी बातें कर रही है? कौन सी मैंने रंजीत के लिए लड़की देखी नहीं है, लेकिन क्या करूँ, कहीं बात ही नहीं बन रही है। रुक, तुझे मैं उस बिचौलिए से मिलवाती हूँ जिसने मेरे बेटे की शादी करवाई थी। अरे हाँ विमला, करना बात और बात आगे बढ़ा, वरना मेरा बेटा तो सारी जिंदगी कुंवारा ही रह जाएगा। अब विमला ही शांति के बेटे की शादी के लिए बात आगे बढ़ा दी और शांति के बेटे रंजीत की शादी के लिए जल्द ही एक रिश्ता भी आ जाता है, जिसे विमला, शांति और वो बिचौलिए देखने जाते हैं। जी, हमारा लड़का तो नहीं आ पाया, उसे काम से छुट्टी बहुत कम मिलती है ना। जी, मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। इनकी एक सोने की दुकान है और उनका बेटा खदान में काम करता है। शांति, ध्यान से सुन, तू बीच में मत बोलियो कुछ भी। शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। लेकिन मेरी सोने की दुकान थोड़ी है, ये तो ज्यादा हो जाएगा। जी, अगर आपको लड़के की माँ से कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए। अरे क्या पूछना बहन जी, इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है आपकी बेटी के लिए, जल्दी हाँ कर दीजिए, वरना बाद में पछताती रह जाएगी। जी, अब जरा आप लड़की को बुलवा दीजिए। अब लड़की आती है और लड़की से विमला और शांति 2-4 सवाल करती हैं, जिसके बाद लड़की तो शांति और विमला को भी पसंद आ जाती है और रिश्ते की बात
आगे बढ़ा दी जाती है। अब कुछ ही महीनों बाद शांति के बेटे रंजीत की सोनाली से शादी हो जाती है, जिसके बाद सोनाली विदा होकर शांति के घर आती है। बहू, आज से ये तेरा घर है। तुझे शांति किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने देगी, क्योंकि तेरी सास सच में बहुत अच्छी है। अब सोनाली जैसे ही शांति के घर में आती है तो वो हैरान रह जाती है और मन में सोच कर कहती है, ये कैसा घर है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी सास की तो सोने की दुकान है, तो इनका घर ऐसा क्यों है? ये बात तो मैं अपने ओजी से ही पूछूंगी। भला अब मुझसे कैसा पर्दा करना? मैं तो तुम्हारा पति हूँ। जी, वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मुझे ये बात खाई जा रही है। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? ये घर हमारा ही है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये घर हमारा नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये हमारा ही घर है। चलो ये सब बातें छोड़ो, आज तो हमारी पहली रात है और तुम बिना जाने क्या क्या सोचने बैठ गई हो। अब अगली सुबह चाय पीने के बाद ही शांति अपनी नई नवेली बहू सोनाली से कहती है, बहू तू दिन का खाना पीना बना लेगी ना? मैं जरा दुकान पर जा रही हूँ। जी माँ जी, मैं खाना पीना तो बना दूंगी, लेकिन आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बहू, पूछना क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? माँ जी, ये अपना ही घर है ना? क्योंकि मुझे जैसा बताया गया है कि आपकी तो सोने की दुकान है और ओजी खदान में काम करते हैं, लेकिन ये घर उस हिसाब से कुछ खास नहीं है। बहू, अभी हमारा घर बन रहा है तो हम यहाँ किराए पर रहने चले आए हैं। जब हमारा आलीशान घर बन जाएगा ना तो हम यहाँ से चले जाएंगे। चल मैं चलती हूँ, दुकान के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ ठीक है माँ जी, आप जाओ, मैं यहाँ घर संभाल लूंगी। अब शांति अपनी दुकान पर पहुँचती है, जिसके कुछ समय बाद ही विमला भी आती है। अरे शांति, सब ठीक है ना? तूने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? अरे विमला, अभी जब मैं दुकान को आने लगी तभी सोनाली मुझे कह रही थी, माँ जी ये घर तो अपना ही है ना, कब तक मैं उसे झूठ बोलती रहूंगी? अरे कुछ दिन हो जाने दे, सब मामला फिट हो जाएगा। तू टेंशन क्यों लेती है शांति? अभी तेरी बहू नई नई है तो थोड़े सवाल जवाब तो करेगी ही। हाँ हाँ, ये भी तू सही कह रही है। नई है तो चीजों को ढूंढ रही है, क्या कहाँ कैसा है। तू एकदम सही कह रही है विमला। अब शांति देर शाम दुकान से लौट रही होती है, तभी सोनाली अपनी सास के हाथों से थैला लेकर उसमें ताक झाक करने लगती है। क्या बात है बहू, क्या ढूंढ रही है थैले में? माँ जी, वो मैं आपकी कीमती सोने के हार कंगन देख रही थी। वो तो मैं दुकान पर ही छोड़ आई। हे भगवान, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? इतने महंगे सोने के गहने दुकान पर छोड़ कर आती हैं? अच्छा चौकीदार रखा होगा ना आपने? हाँ हाँ बहू, चल चल कर मेरे लिए खाना लगा दे। शांति जैसे तैसे अपनी बहू के सवालों का जवाब देने के बाद खाना पीना खाकर सो जाती है। अब अगली सुबह के साथ ही रंजीत अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, जिसके पास बैठी सोनाली उसे देख रही होती है। वैसे आप खदान में अकेले काम करते हैं, आपके साथ और कोई काम नहीं करता क्या? क्यों भला, मेरे साथ और कोई काम क्यों नहीं करेगा? मेरे पिताजी का खदान थोड़ी ही है। जी आप तो बड़े ही मजाकिया हैं। रंजीत तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता है और इधर शांति भी अपनी दुकान पर निकल जाती है। सोनाली अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है, लेकिन जिस कोयले की खदान में रंजीत काम कर रहा था, वहाँ सोनाली का भाई अमन काम के लिए आता है और अपनी जीजा रंजीत को देखकर कहता है, अरे दीदाली, आप यहाँ तोले की खदान में? अरे तो मुझे कहाँ होना चाहिए था, हीरे की खदान में क्या? और साले साहब आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ काम के लिए आया हूँ। अरे आप अपने तोने की खदान को छोड़ के तोले की खदान में क्या कर रहे हो? साले साहब आप तो मजाक बड़ा अच्छा ही कर लेते हैं, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं रोज सोने की खदान में काम कर सकूं। लेकिन दीदा दी, मेरी बहन दादी आपकी तो यहाँ कहकर हुई थी कि आपकी खुद की तोने की खदान है। एक तो मैं साले साहब आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, सोना बोल रहे हैं या फिर तोना? अरे दीदा दी, तोना तोना, जिसकी आपकी माँ की दुकान है। चलो साले साहब, आपकी बात तो अब आपकी बहन ही समझेगी। अब तो आप उससे ही कहना जो भी आपको कहना हो, मुझे तो आपकी बात कोई भी पल्ले नहीं पड़ रही है। मेरी बात समझिए दीदा दी, मैंने कहा तोना 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 तोना। रंजीत अपने साले की कोई बात समझ नहीं पा रहा था और वो अपने साले के साथ घर आ जाता है। घर आते ही सोनाली अपने तोतले भाई को देखकर बहुत खुश होती है। भाई आप यहाँ? आपने मुझे आने से पहले खबर क्यों नहीं दी कि आप आने वाले हैं? अरे दीदी, मैंने दीदा दी तो तोने की खदान में नहीं, बल्कि तोने की खदान में देखा। क्या? ये तू क्या कह रहा है? क्यों जी? भाई ये क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है?
अरे मैं तो कब से साले साहब की बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना जाने ये टोना टोना कर रहे हैं कब से, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अब ये तो तुम्हारा भाई है, तुम ही समझो इसकी भाषा। समझ ली मैंने बात। ये कह रहे हैं कि तुम कोयले के खदान में काम करते हो। हाँ तो अब तुम क्या चाहती हो कि मैं हीरो की खदान में काम करूँ? लेकिन आपकी माँ ने शादी के वक्त कहा था कि उनकी सोने की दुकान है और आपकी सोने की खदान है। ये क्या कह रही हो तुम? कभी देखा है सुनार का ऐसा घर? और अगर मैं सोने की खदानों में काम करता भी तो क्या ऐसे रहता? रईसों वाली जिंदगी नहीं रहता। इसका मतलब माँ जी की कोई सोने की दुकान ही नहीं है और आपकी कोई सोने की खदान भी नहीं है। हाँ, माँ की तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है और मैं कोयले की खदान में काम करता हूँ। तो आपकी माँ ने मुझसे और मेरे परिवार वालों से झूठ बोलकर ये शादी करवाई। मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर शादी के 6 महीने बाद भी तुम्हें मुझसे नहीं, उन पैसों से और उस रईस वाली जिंदगी से प्यार है तो ठीक है, तुम जा सकती हो। सोनाली रंजीत की बातें सुनकर उसका घर छोड़कर तो नहीं जाती, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि उसकी शादी एक झूठ की नींव पर कराई गई थी। सरिता एक बहुत ही गरीब औरत थी। वो अपने तीनों बेटों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कहने को तो सरिता के 3 लड़के थे, लेकिन तीनों के तीनों ही निकम्मे थे। तीनों कोई भी काम नहीं करते थे। घर को चलाने के लिए सरिता ही लोगों के घर पर काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सरिता काम से आई होती है तो घर में उसका दूसरा बेटा अखिल बैठा होता है और पूरा घर बिखरा हुआ होता है। घर की ये हालत देखकर और अखिल को वहीं बैठा देखकर सरिता उससे बोलती है, तू अकेला क्या कर रहा है? बाकी के दोनों कहाँ हैं? काम धंधा तो है नहीं तुम तीनों को, फिर कहाँ गए हैं वो? माँ, वो ना आप बाहर जब गई थी ना काम के लिए, तो उसके बाद ना हम तीनों भाइयों की बहस हो गई थोड़ी सी, इसलिए वो दोनों ना गुस्से में बाहर चले गए। और मैं कैसे जाता है? घर को अकेला थोड़ी छोड़ देता माँ। हाँ, घर में तो जैसे सोना चांदी रखा हुआ है ना, मैं घर को अकेला छोड़कर कैसे जाता? माँ, आप भी ना बहुत अजीब हो। अभी मैं भी चला जाता तो आप ये कहती कि तीनों चले गए। अब मैं रुक गया हूँ तो आप मुझे ही ताना मार रही हो। आपको क्या हमेशा मैं ही दिखाई देता हूँ? वो दोनों तो चले गए होंगे अपने दोस्तों के घर। तेरा कोई दोस्त नहीं है ना, इसीलिए तू नहीं गया। और मुझे बोल रहा है कि मैं घर की देख रेख कर रहा था, इसीलिए नहीं गया। और ये घर क्यों इतना बिखरा हुआ है? वो बहस करते समय ना तो थोड़ा बहुत हाथ वाथ चल गया ना, तो इससे सामान इधर उधर हो गया। एक काम तो किया नहीं जाता है किसी से, घर और बिखेर दिया। तुम तीनों को जरा भी शर्म नहीं आती क्या? यहाँ तुम्हारी माँ पहले बाहर काम करे और फिर घर पे आकर भी काम ही करे ना। माँ, जब गलती तीनों की है तो आप मुझे ही क्यों डांट रही हो? तुम तीनों को कुछ बोलना ही बेकार है, एक दूसरे को ही बोलने लग जाते हैं। फिर आने तो तुम्हारी बीबी, वो आएगी ना तभी अकल ठिकाने लगाएगी तीनों की। मेरी प्यारी भोली सी माँ, जब आज तक आप हमें समझा नहीं पाई तो आपको क्या लगता है कि कोई और लड़की आ जाएगी तो वो हमें समझा सकती है? नहीं माँ, आप भी ना कुछ भी सोचने लग जाती हो। जितना अभी बोल रहा है ना, बीबी के आगे तो जुबान ही ना खुले, वो सीधा करके रखेगी। शादी जब होगी ना तब की तब देखी जाएगी, अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं थोड़ी ना तुम तीनों की शादी के लिए रुकूंगी। कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो जल्दी से शादी करके निपटा दूंगी। अरे कब तक मैं ही सब संभालूं? माँ, आप ना बोल तो ऐसे ही रहिए ना, जैसे हम लोग ना आपको कितना परेशान करके रखते हैं। परेशान ही हूँ मैं तुम तीनों की वजह से। यहाँ घर में पैसे नहीं है और तुम तीनों कोई काम भी नहीं करते हो। सरिता का ये मानना था कि उसके तीनों लड़कों की शादी होगी तो जिम्मेदारी की वजह से ही सही, लेकिन उसके बच्चे काम करने लग जाएंगे। इसीलिए सरिता को अपने लड़कों के लिए 3 सगी बहनों का रिश्ता आता है और वो अपने लड़कों की शादी भी करवा देती है। शादी के ही दिन जब सरिता अपनी बहुओं को गृह प्रवेश करवा कर उनको घर लेकर आती है, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आती है और उससे बोलती है, अरे सरिता, तू वैसे ही खुद का और अपने बेटों का खर्चा अकेले ही उठा रही थी और अब तो तू अपनी बहू भी ले आई है। अब कैसे इतना सब संभालेगी? अब तक जैसे सब संभाला है आगे भी वैसे ही होगा। मेरे बेटे इतने बड़े हो गए हैं, अब तो इनकी शादी का समय ही था और अच्छी लड़कियां मिल गई थी तो क्यों इतना समय लगाना, इसीलिए कर दी शादी। हाँ हाँ ले, अब तो तेरी बहू की पहली रसोई की रस्म भी होगी ना, और तेरी रसोई में खाने को ही कुछ नहीं होता तो तेरी बहुओं की पहली रसोई की रस्म कैसे होगी? मेरी बहुएं मैं कोई अमीर खानदान से नहीं लाई हूँ, मेरी बहुएं भी मेरी तरह ही गरीब घर से हैं। वो भी तीनों की तीनों बहू समझदार हैं। लो, गरीब सास की तीनों गरीब बहुएं ही आई हैं। अरे कम से कम बहुएं तो अमीर घर की ले आती, जो थोड़े पैसे लेकर आती।
कम से कम तेरे घर में थोड़े पैसे तो ही आ जाते। मुझे मेरी बहू के ही आने की खुशी है और मेरी तीनों गरीब बहुएं ही मुझे बेहद पसंद है। बहुओं जाओ, तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर अपनी पहली रसोई की तैयारी कर लेना। सरिता इतना बोलकर अपनी तीनों बहुओं को आराम करने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर बाद सरिता की तीनों बहुएं, बड़ी बहू मोनिका, दूसरी बहू रोली और तीसरी बहू वर्षा, तीनों रसोई में जाती हैं। तभी रोली बोलती है, आज हम तीनों की पहली रसोई है। मुझे गुड़ की खीर बहुत अच्छी बनाने आती है, मैं तो वही बनाऊंगी। और आप दोनों क्या बनाओगी खाने में? वैसे मैं भी यही सोच रही थी कि गुड़ की ही खीर बना दूं। वो ज्यादा सही रहेगी ना, और जल्दी भी बन जाती है, इसलिए मैं भी बना देती हूँ। तीनों बहुएं आपस में पहली रसोई में क्या बनाएं ये बात कर रही होती हैं कि इतने में वहाँ पर सरिता आती है और उसके हाथ में काफी ज्यादा सामान होता है। रसोई में सामान रखते हुए सरिता बोलती है, ये लो बहुओं, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन मेरी तीनों बहुओं पहली रसोई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मैं सारा सामान ले आई। जिस किसी को भी जो सामान चाहिए ना, वो ले लेना इसमें से। माँ जी, लेकिन ये सारा सामान आप लाई कहाँ से? हम तीनों गरीब बहुओं की तरह तो आप भी गरीब हो। मेरे तीनों बेटे नालायक हैं पूरे, इसीलिए मैं गरीबी का रोना गाती रहती हूँ, वरना तो मेरे पति की पेंशन आती ही है और मैं भी अच्छा ही कमा लेती हूँ। इसका मतलब ये है कि आपकी तीनों बहुएं गरीब हैं? और नहीं तो क्या। अब क्या माँ जी लिख कर दे, तब आपको समझ आएगा। माँ जी आप जाइए, हम अपनी पहली रसोई का खाना बना कर लाते हैं। ठीक है, मेरी तीनों बहुओं की पहली रसोई का मुझे बेसब्री से इंतजार था और आज वो दिन आ ही गया। चलो तुम तीनों पहली रसोई के लिए बढ़िया सा खाना बना लो, हम सब तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। माँ जी आप चिंता मत करो, आपका इंतजार आज पूरा हो जाएगा। हाँ, आज आप जाओ, तभी तो हम अपनी पहली रसोई की तैयारी करेंगे ना। सरिता के जाने के बाद वर्षा बोलती है, माँ जी तो इतना सब देकर चली गई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें इन सब चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन क्यों ना करे, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, तब समझ भी आता है, लेकिन अब तो सब है ही ना। सब है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम ये भूल जाए कि हम तीनों गरीब बहुएं हैं। मैं तो गुड़ की ही खीर बनाऊंगी। हमें माँ जी के पैसे बचाना चाहिए, ना कि ये बेफिजूल खर्च करना चाहिए। हाँ, वर्षा सही बोल रही है, मैं वर्षा की बात से सहमत हूँ। हमारी पहली रसोई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम माँ जी के सारे पैसे खर्च कर दें। तीनों बहुएं अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों एक साथ बाहर सबके लिए खाना लेकर आती हैं। वहाँ पर सरिता की पड़ोसन भी बैठी होती है। तीनों बहुएं सबको खाना परोस देती हैं, लेकिन तीनों बहुओं का ही खाना बहुत सादा होता है। ये देखकर पड़ोसन बोलती है, आखिर सरिता की गरीब बहुओं ने गरीबों वाला ही खाना बनाया है, गुड़ की खीर और आलू की सब्जी पूरी। मुझे लगा था आज तो कुछ अच्छा खाने को मिल ही जाएगा, लेकिन आज भी यही। मैंने जरूरत का सारा सामान लाकर रखा तो था रसोई में, फिर भी तुम तीनों ने यही खाना बनाया। हाँ माँ जी, हम आपकी तीनों गरीब बहुएं हैं, तो हमें जो ठीक लगा हमने वही बनाया है। और हाँ माँ जी, आप ये खाना खाओ और फिर बताना, 3 गरीब बहुओं की रसोई भी अमीर बहुओं की पहली रसोई से कम नहीं है ना। हाँ माँ जी, खाइए आप सब। इतना बोल रही है कि अच्छा होगा, तो चलो ठीक है, खा ही लेते हैं, तभी तो पता चलेगा जिसकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं वो कैसा बना है। जी आप खाइए तो तो सही। तीनों बहुओं के बोलने के बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। जैसे ही सरिता खाना खाती है, सरिता को गुड़ की खीर इतनी पसंद आती है और वो बोलती है, बहू वाकई में ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने आज तक कई लोगों के हाथ की खीर खाई, लेकिन इतनी अच्छी खीर तो शायद ही आज मैं पहली बार खा रही हूँ। बिल्कुल सही कहा माँ, आपकी तीनों ना गरीब बहुओं ने ना पहली रसोई में सबका दिल खुश कर दिया। मुझे जरा और खीर देना। मुझे उम्मीद नहीं थी सरिता, तेरी गरीब बहुओं की पहली रसोई सच में इतनी अच्छी होगी, लेकिन इन तीनों ने ही मुझे गलत साबित कर दिया। सच में मैंने बहुओं को सब दिया था जिसे उनकी पहली रसोई और अच्छी हो सके, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी के अंदाज में ही अपनी पहली रसोई अच्छी बना दी। सरिता और बाकी सभी लोगों को तीनों गरीब बहुओं की पहली रसोई बेहद पसंद आती है और सब बहुत खुश भी होते हैं। रमा अपनी 2 बहू जानकी, उर्मिला और अपनी बेटी दिशा के साथ रहती थी। रमा की बड़ी बहू बहुत तगड़ी और हट्टी कट्टी थी, वहीं रमा की छोटी बहू बहुत कमजोर थी। ऐसे ही एक दिन रमा अपनी बेटी दिशा से कहती है, देख दिशा, एक बात मेरी गांठ बांध ले। कौन सी बात?
और क्यों गांठ बांध लूं? तेरी भाभीियों को देख, क्या लगता है इन दोनों को देखकर? कुछ नहीं, बस एक तगड़ी है तो दूसरी कमजोर। हाँ, बस इनको देख और सीख ले, इनके जैसे कभी मत बनना। समझी नहीं माँ, कहना क्या चाहती हो आप? इनके जैसे मत दिखना कभी। एक इतनी तगड़ी है, कहीं बैठ जाए तो उसका उठना मुश्किल हो जाए, और दूसरी को देख, लगता है कभी कोई उसके सामने जोर से छींक भी दे तो बेचारी उड़ ही जाएगी। रमा की बात सुनकर दिशा हंसने लगती है और रमा की दोनों बहुएं मुंह बना लेती हैं और गुस्सा हो जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। एक रोज रमा के घर उसकी पड़ोसन शांता आती है और रमा से कहती है, रमा बहन, क्या बात है, आजकल बहुत ज्यादा ही व्यस्त रहने लगी हो। घर में दो बहुएं हैं, फिर भी बिजी। हाँ, क्या करूँ शांता बहन, एक से सामान नहीं उठता तो वहीं दूसरी उठ नहीं पाती। बैठ गई तो बस सोच लो कल तो पक्का है उठना, इसलिए घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सुन लो, जो बात बताने आई हूँ वो तो मैंने बताई ही नहीं। तुम्हारे घर का कोई पता पूछ रहा था मुझसे। क्यों, किस लिए? पता नहीं क्यों, पर मैंने दिया नहीं तुम्हारे घर का पता। ठीक किया। शांता इतना ही कहकर अपने घर लौट जाती है। तभी रमा अपनी बड़ी बहू को बुलाती है और कहती है, सुना तूने बड़ी बहू, कोई हमारा घर का पता पूछते हुए शांता के घर पहुंच गया था। अब बता, कोई बात है क्या तेरी जो हमें नहीं बता रही है तू? माँ जी, मेरी कोई बात क्यों रहेगी और आप लोगों से क्यों छुपाऊं कुछ भी? और मेरी वजह से घर का पता कोई क्यों पूछेगा भला? क्योंकि तू ही है जो ये सब कर सकती है। छोटी के न शरीर में दम है, न ही उसकी आवाज में। तो माँ जी, इसका मतलब ये तो नहीं होता जो भी हंगामा हो उसकी हर वजह मैं ही बनूं? रुक, मैं अभी उर्मिला को आवाज लगाती हूँ। रमा अपनी छोटी बहू को आवाज लगाती है और उर्मिला अपनी सास की आवाज सुनकर भागी भागी उसके पास खड़ी हो जाती है। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? सुन ले बहू उसकी आवाज, सुन के लगता है ये किसी को अपने घर का पता देगी। कोई कुछ कह दे तो वहीं पर रोने लग जाएगी। ये बेचारी तो है ही कमजोर सी। माँ जी, आप ना इसकी कमजोरी पर मत जाइए। जब आप घर पर नहीं होती हो ना, उस वक्त आपको देखना चाहिए कितना बोलती और चिल्लाती है, बहुत जुबान चलती है इसकी। जानकी की बात रमा अनसुनी कर देती है और वहाँ से उठकर अपने कमरे की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला जानकी को देखकर हल्की सी मुस्कान देती है और तभी जानकी उसे घूर कर देखती है और कहती है, हाँ हाँ, मिल गई तसल्ली, पड़ गया कलेजे को ठंडक, चालाक औरत। दीदी ऐसा मत कहिए मुझे, मैंने क्या किया जो आप मुझे इतना गुस्सा कर रही हैं? माँ जी। चुप कर माँ जी की बच्ची, बड़ी शरीफ बनती है ना माँ जी के सामने। नहीं दीदी, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। अच्छा ये बता पहले, तूने अपने घर का पता किसको दिया है, बता जरा। किसी को भी नहीं दिया दीदी, भला मैं क्यों देने लगी किसी को अपने घर का पता? उर्मिला की बात सुनकर जानकी गुस्से में अपने कमरे में लौट जाती है और उर्मिला घर के कामों में बिजी हो जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रमा के घर भीमा नाम का एक गुंडा आता है और उर्मिला को ढूंढते हुए रमा के घर पहुंचकर आवाज लगाता है, अरे घर पर कोई है क्या? माँ जी, कोई है क्या घर पर? भीमा की आवाज सुनकर उर्मिला देखने आती है और भीमा को देखते ही वहाँ से भाग खड़ी होती है और अंदर जाकर खुद से बातें करने लगती है। अरे ये कहाँ से आ गया? किसने इसको इस घर का पता दे दिया? मैंने तो इसे गलत पता दिया था घर का, फिर भी इसे मिल गया। भीमा फिर से पुकारता है और उसकी आवाज सुनकर इस बार उर्मिला की जेठानी जानकी बाहर आती है और भीमा से कहती है, अरे अरे क्या हो गया भाई जी, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? घर है ये हमारा, आपका कोई मच्छी बाजार नहीं है जैसे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओगे यहाँ। बहन जी जरा ढंग से बात कीजिए मुझसे। गला आप अपना फाड़ कर हमें बुलाओ, तमाशा आप करो और हमें ढंग से खाने चले हो, वाह। देखिए बहन जी, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप उर्मिला को बाहर बुलाइए पहले। हैं? क्यों? उर्मिला क्यों चाहिए आपको? क्या बात है मुझे बताइए, मैं बता दूंगी उर्मिला को। उर्मिला का ही घर है इसका मतलब? मतलब क्या होता है तो है, बताइए क्या काम है उनसे? उर्मिला ने मुझसे रुपए उधार लिए थे जो आज तक नहीं दिए उसने। मेरे पैसे लेकर वो तो भूल ही गई है, उसका 1 रुपया ब्याज तक नहीं दिया उसने। पता नहीं कहाँ भाग गई है मेरे पैसे लेकर, चोरनी कहीं की। कितना पैसे लिया था उर्मिला ने? पूरे 30,000 लिए हैं, 30,000।
वो भी उस चोरनी ने। और देखो गलत पता भी दे दिया। पिछले 1 महीने से उर्मिला को ढूंढ रहा हूँ मैं। आप रुको, मैं अभी आती हूँ। उर्मिला जानकी और भीमा की सारी बातें छुपकर सुन रही होती है। जैसे ही जानकी अंदर आती है तो उर्मिला डर जाती है और तभी अपनी जेठानी को अपनी मजबूरियों के बारे में सब कुछ बता देती है। और ये सारी बातें सुनकर जानकी उर्मिला की मदद करते हुए भीमा को पूरे 30,000 रुपए देती है और कहती है, देखो भैया, आज आपका पूरा पैसा दे दिया है। आज के बाद दोबारा इस गली में दिख मत जाना। कैसे नहीं दिखेंगे, मेरा ब्याज तो पूरा बाकी है, वो कौन देगा मुझे? देखो भैया, पैसे जो अभी मिला है ना, वही खुशी खुशी रख लो, वरना छीन लूंगी आपके हाथों से। ब्याज तो जाएगा ही, आपका असल भी छीन जाएगा, आपकी इन्हीं बातों की वजह से। चलो अब निकलो यहाँ से। आप अपने तगड़ेपन का गलत फायदा उठा रही हो बहन जी। अब निकलो, अब ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। जानकी की धमकी सुनकर भीमा वहाँ से चला जाता है और उर्मिला जानकी को गले से लगा लेती है। धन्यवाद दीदी, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। हम दोनों के बीच इतनी कड़वाहट होते हुए भी आपने मेरी मदद की है बस। पर हमेशा जैसे थे वैसे ही रहना। हम दोनों को, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी। कैसी बात कर रही हो दीदी? अब तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए ना। नहीं, कभी नहीं। मदद फोकट में नहीं की है मैंने तुम्हारी। हाँ, इस मदद के बदले तुम्हें मेरे सारे काम करने पड़ेंगे, समझी? गुंडी कहीं की। अच्छा सोचा था मैंने, खामखा गलतफहमी हो गई थी मुझे ही। क्या सोच रही हो कि मैं इतनी बड़ी कमीनी हूँ? कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही तारीफ सुनना पसंद है काफी। नहीं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। आपको गलतफहमी हो रही है बस। हाँ, गलतफहमी हमेशा मुझे ही होती है, पता नहीं क्यों, पर जब भी होती है ना, बिल्कुल सही होती है। जानकी उर्मिला को ताना मारते हुए अंदर अपने कमरे में लौट आती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उर्मिला और जानकी दोनों साथ में बाजार जाते हैं। बाजार में जानकी को कुछ ठीक नहीं लगता और उसे चक्कर आ जाने लग जाते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अरे क्या हुआ दीदी को? कोई तो मदद करो इनकी उठाने में, कोई तो मदद करो। उफ, इतनी भारी है दीदी, बाप रे, मुझसे नहीं होगा इनको इतना खींचना। अरे कोई मदद करो इनको उठाने में। उर्मिला अपनी तगड़ी जेठानी को खींचते हुए वहां से ले जाती है और उसके मुंह पर पानी की छींटे मारने लगती है। जैसे ही जानकी को होश आता है वैसे ही उर्मिला बेहोश हो जाती है। उर्मिला, अब इसे क्या हो गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इसको कुछ हो गया तो माँ जी तो मुझे मार ही डालेंगी। कमजोर सी तो है, इसको गोद में उठाकर ले जाती हूँ अस्पताल। जानकी अपनी कमजोर देवरानी उर्मिला को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाती है। कुछ देर बाद उर्मिला को होश आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी में दोस्ती अभी भी नहीं हुई है। लेकिन किसी एक पर मुसीबत आ जाए तो दूसरी मदद करने के लिए पीछे नहीं हटती।